देखिए प्रोसेशन जो आपका है आपका जो प्रोसेशन है, तो प्रोसेशन में टोटल 1 से 11 लेसन तक है, सबको मालूम है। 1 से 11 लेसन तक का समरी हमें याद नहीं करना है। बहुत बढ़िया बात है कि भाई याद नहीं करना है। कितना याद करना है? समरी का जो ऑप्शन आता है आपके पास एग्जाम में, वो 3 विकल्प से 4 विकल्प में आते हैं, कभी 3 विकल्प में, कभी 4 विकल्प में। आपको ज़्यादा याद नहीं करना है। लेसन 1 to 6 याद कर लीजिए या फिर 6 to 11 याद कर लीजिए, आपका समरी इसी में लड़ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जैसे देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आपका पहला लेसन है, भारत इज माई होम आपका दूसरा चैप्टर है, ए पिंच ऑफ स्नूप आपका तीसरा चैप्टर है। ये तीनों चैप्टर याद करते हैं तो एक चैप्टर उस ऑप्शन में आ जाता है। ठीक है, ज़्यादातर मतलब हर साल का देखा हुआ हम लोग का है। आई हैव ए ड्रीम हो गया, आइडिया मैन काइंड हो गया 5वां लेसन, और 6ठा लेसन हो गया वो बेंजी वाला, क्या नाम था उसका, द आर्टिस्ट। तो ये सब लेसन आते रहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले लेसन में से पहला लेसन पूछता है, नहीं तो तुरंत दूसरा लेसन का ऑप्शन दे देता है। जैसे किसी एग्जाम में पहला लेसन पूछा तो उसके नेक्स्ट वाला एग्जाम में क्या करता है, दूसरा चैप्टर का समरी पूछ देता है। फिर कभी ये पिंच ऑफ स्नूप पूछ देता है। तो मिला जुला कर समरी याद करना है 6 गो चैप्टर का, और उसमें भी बारीकी से देखिएगा तो लमसम गिन के 4 या 5 ही चैप्टर का आपको समरी याद करना है। याद नहीं किया जाता है, उसको लिख दिया जाता है बनाकर। समरी लिखते कैसे है? ठीक है, इस पर भी यही बात होगा कि समरी हम लिखते कैसे। जैसे हम यहाँ पर थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आखिर हम लोग समरी लिखते कैसे हैं सर? समरी लिखने का बहुत सारा तरीका है ना। आपको हम कई तरीकों से समरी लिखना सिखाएंगे। देखिए कोई भी जैसे आपका लेसन है, देखिए बोल रहे थे ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, ए पिंच ऑफ स्नूप, आई हैव ए ड्रीम, आइडिया दैट्स हैव ए हेल्पेड मैनकाइंड, द आर्टिस्ट शिगनवाई। ये मात्र 6 लेसन तक आप याद कीजिएगा, इसमें आपका समरी फाइनली लड़ जाएगा, है ना। प्रोसेशन में भी सेम यही है, 10 फैक्टर है उसमें, तो शुरू से आप 5 लेसन या 6 लेसन द सोल्जर तक याद कर लीजिएगा, वो 100% लड़ जाता है। ज़्यादातर उसका ये आता है समरी, स्नेक आता है, फायर आता है, मेकाबिटी आता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, और द सोल्जर और द एफिताब, ये सबसे ज़्यादा आता है इसका समरी। बाकी उसमें कोई थी नहीं है। यदि हम इस वाले सेशन की बात करें तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, नहीं तो भारत इज माई होम या पिंच ऑफ स्नूप, इन तीनों में से विकल्प में एक ही विकल्प होंगे, जो तीनों ही बेटर है, तीनों में आराम से लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आई हैव ए ड्रीम, आइडिया, ये वाला सबसे कम आता है, इसका क्वेश्चन आंसर भी कम आता है, समरी भी कम आता है, मतलब इसमें ना के बराबर। 5वां लेसन है ना। 6ठा लेसन द आर्टिस्ट का क्वेश्चन भी अच्छा खासा आता है, चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और उसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह भी सबसे ज़्यादा आता है। मैरिज प्रपोजल का भी आता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आता है, और हाउ फ्री इज द प्रेस भी आता है, मतलब सारा चीज़ इसमें का सही है। ठीक है, चलिए जैसे हम लोग यहाँ पर एक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे महात्मा गांधी का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इसमें हम लोग कोई भी जैसे कि हम लोग को लिखना है समरी, तो हम लोग स्टार्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। ये पूरा आपको हम पढ़ाए थे, यहाँ से आपका पैराग्राफ 1 स्टार्ट हुआ था, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया द इवॉल्वेड, सारा चीज़ पढ़ाए थे इसमें। दूसरा आपका पैराग्राफ था, तीसरा पैराग्राफ था, पैराग्राफ नीचे तक आपका 20 से 21 तक शायद पैराग्राफ इसमें था। और टोटल जैसे इसमें पैराग्राफ है, तो स्टार्टिंग हम कहाँ से करने वाले हैं? सबसे पहले आपको यदि समरी लिखना है, किसी चीज़ का समरी लिखना है, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी लिखना है आपको, तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, समरी लेसन 1 है आपका। यदि स्टार्टिंग करना है तो आप लिखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज रिटन बाय महात्मा गांधी, सबसे पहला लाइन आपका होना चाहिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी। या ऐसे भी लिख सकते हैं महात्मा गांधी रिटन हैड इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिख चुके हैं। अब उसी के टॉपिक पे दे दे के बताना होगा। महात्मा अकॉर्डिंग टू एम गांधी या अकॉर्डिंग टू ऑथर मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड इंडियन सिविलाइजेशन आर मेनी डिफरेंट, बोलेंगे कि रोम वेंट, ग्रीस वेंट, वही चाइना वी कैन नॉट से अबाउट द चाइना बट इंडिया इज स्टिल, आ रहा है समझ में। उसके बाद ऐसे उसी में से जो पैराग्राफ हम देख रहे थे नीचे में, उसको उठाकर बीच बीच से जो आपको अच्छा टॉपिक लगे या खुद से आपको स्मरण हो गया है कि हाँ इसमें हम पढ़े हैं, तो ये थॉट है कि कहाँ कहाँ हमको अच्छा लगा इसमें का,
एक ऐसा चीज जो आपको एक्सप्रेस कर देना है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले समझेंगे कि समरी होता क्या है। इंग्लिश में भी समरी होता है और हिंदी में भी आपका क्या होता है, समरी होता है। दोनों ही आपके विषय में समरी होते हैं। उसमें भी हिंदी में पूछता है कि इस चैप्टर का समरी दे दीजिए या इस पंक्ति का समरी, सारांश बताइए। सारांश उसको कहते हैं इंग्लिश में। दोनों में अंतर यह है, समरी में और मेन स्टोरी में अंतर क्या होता है। जैसे आप रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, देखे होंगे आप लोगों ने कभी रामायण महाभारत, तो आप पूरा विस्तार से देखते हैं। एक को 20 एपिसोड आपका चलते रहता है, 1 से स्टार्ट होगा, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे चलते रहेगा, सारा चीज़ चलते रहेगा। या किसी फिर सीरियल वगैरह को आप देखते हैं तो उसमें भी क्या होता है, पार्ट बाई करके चलते रहता है। सीरियल में तो और आराम से चलता है, मतलब कि मालूम चला कि बस वो ऑफिस गया, उसका हस्बैंड ऑफिस गया या घर का कोई लड़का ऑफिस गया, अब बस घर में ही सास बहू सब मिल के अपने खिचड़ी पकाना स्टार्ट कर दी, एक दूसरे को समझ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा। एक बार इसे घूमेगी तो 3 बार दिखाएगा कि घूम रही है। समझ में आ रहा है ना? ऊपर से गिर गई तो आराम से गिरेगी, तब तक 1-2 मिनट में बिस्कुट खा होकर बैठ जाइएगा तब तक ले। समझ में आ रहा है ना? कहने का मेरा मतलब है कि उस चीज़ को काफ़ी स्लो में, काफ़ी डीप में दिखाया जाता है किसी सीरियल को या किसी मूवी को। आप उसी चीज़ को एक्सप्रेस यदि कम वर्ड में कर देते हैं, कम शब्दों में कर देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द समरी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समरी कहते हैं। पूरे महात्मा गांधी के उस चैप्टर में पैराग्राफ जाइएगा तो लमसम आपके 20-25 से ऊपर पैराग्राफ आपका है, महात्मा गांधी के बारे में भी है। उसी चीज़ को एक्सप्रेस करना है आपको 100 से 150 वर्ड में, क्योंकि पहले समरी जो आता था वो 10 नंबर का आता था। देखिए आपको हम सिस्टम बता रहे हैं, 2013 का जो एग्जाम होता था, 13 से 15 वाला जो एग्जाम चला था हम लोग का टाइम पे, इंटर हम लोग 2015 में क्वालिफाइड किए थे इंटर हम, तो उस समय 10 नंबर का समरी आता था। फिर ये समरी का संख्या घटते घटते 8 पर गया। अभी वर्तमान में समरी का जो संख्या है वो 5 नंबर पे चला गया है। कितना पे चला गया है? 5 नंबर का, 5 नंबर पे चला गया है। और उसके अतिरिक्त भी आपको बहुत सारे विकल्प मिल जाता है, उसमें भी आपको आ रहा है समझ में? तो ऑप्शंस ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। और केवल 5 नंबर का समरी है तो अबाउट कितना वर्ड आपको चाहिए लिखने के लिए? लमसम आपको 100 वर्ड, आपको 100 वर्ड, 120 वर्ड या फिर 150 वर्ड तक लेके चले जाइए। इससे ज़्यादा ले जाने से कोई फायदा है नहीं, नंबर आपको उतना ही मिलेगा। हैंड राइटिंग बेटर होना चाहिए, लिखने का स्किल्स पावर अच्छा होना चाहिए, ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वर्ड पावर में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सर समझ में आ रहा है? समरी कैसे हम लोग करते हैं? देखिए, एक लड़का, समझ में आ रहा है सबको? एक तरीका है कि राइटर का नाम लिखकर वहीं से स्टार्ट कर देना है। अब बीच बीच में का कोई पैराग्राफ है जो आपको अच्छा लगा, आप लगातार चला दीजिए। जैसे पैराग्राफ 1 का बहुत सारा पार्ट आपको अच्छा लगेगा, यहाँ पर दिखाए भी थे आपको। अब पैराग्राफ 1 यहाँ पर जो था इसका देखिए, अब शुरू में आप क्या कीजिएगा, महात्मा गांधी लिखे हैं तो लिखिए इंडियन, हमारी हेडिंग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटेन बाई एम गांधी। अब जन्म मरण के बारे में नहीं लिखना है, आपको इस स्टोरी को समझाना है। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑथर। अब ऑथर क्या कहते हैं? आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज द इवॉल्वेड इज नॉट टू बी द बीटन इन द वर्ल्ड। ऑथर कहते हैं कि भारत की जो सभ्यता है विश्व में कहीं कभी किसी से परास्त नहीं हुई है, हमेशा उसका विकास हुआ है, इवॉल्वेड हुआ है। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन द बाई एंसेस्टर। जो हमारे पूर्वज हमारे अंदर जो बीज डाले हैं वही हमारे अंदर है। अब इसके बाद ये भी लिख लीजिएगा, रोम वेंट ग्रीस हैज शेयर्ड द सेम फेट द माइट ऑफ द परहोस वाज द ब्रोकन। जापान, ये पूरा लिखते जाइएगा नीचे तक, यहाँ तक आकर आप छोड़ दीजिएगा, या फिर यहाँ पर इंडिया स्टील तक आकर छोड़ दीजिएगा। रोक दिए, अभी भी आपका 100 वर्ड नहीं भरा है। उसके बाद आप दूसरे किसी पैराग्राफ से ढूंढिए जो सबसे अच्छा आपको क्या लगा था, क्या इसमें कोई चीज़ अच्छा लगा था या इसमें आपको कोई चीज़ अच्छा लगा था, उसके अनुसार आप बोल सकते हैं। लिखेंगे कि ऑथर से अबाउट द स्टेट ऑफ गुजरात। अब देखिए, कुछ वर्ड को अपने से मेजर करना होता है उसमें, क्योंकि पूरा आप किताब लिखिएगा तो सर चेक करने वाला बच्चा समझ जाएगा, टीचर समझ जाएगा कि बच्चा एकदम लोल है। समझ में आ रहा है ना? तो बीच बीच में आपको अपना स्किल्स डालना है, 2-4 लाइन अपना ग्रामेटिकली उसमें सेट करना है। और यदि पूरा अनुभव बढ़िया है तो पूरा ही आप बढ़िया से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं कि ऑथर से अबाउट द स्टेट ऑफ गुजरात, द गुजरात इक्विवेलेंट फॉर द सिविलाइजेशन मीन्स ए गुड कंडक्ट बिकॉज ऑथर इज एल्सो बिलोंग फ्रॉम गुजरात एट पोरबंदर, इन गुजरात फ्रॉम पोरबंदर एट पोरबंदर, ठीक है। यहाँ पर फिर आगे आप बढ़िएगा, आपको इसमें से यदि कोई अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो इसमें फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक और था कि जो हमारा माइंड होता है वो हाँ ये वाला भी बोल सकते हैं, ए मैन बोल सकते हैं इसमें फुल स्टॉप या एक लाइन छोड़कर, ए मैन इज नॉट नेसेसरी हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। समझाए थे?
अमीर इंसान भी खुश नहीं रहता है और गरीब इंसान क्या होता है, खुश होता है। द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी द अनहैप्पी, द पुअर टू बी द हैप्पी। बस इतना हो गया, ये पूरा मिलियंस वाला चलाकर रिमेन पुअर तक छोड़ना है। उसके बाद हाँ, कहीं से भी नहीं, मतलब जो आपको टॉपिक अच्छा लगे, जहां से आपको टॉपिक अच्छा लगे और आपको मैच करे टॉपिक, ये नहीं कि कुछ इधर उधर से बात नहीं, कहानी जैसे मैच करे। अब जैसे हम आपको हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो उसमें मुगल काल पढ़ाते हैं, सम्राट अशोका के बारे में बताते हैं, इंडिया का पूरा इंडिपेंडेंस बताते हैं, संविधान के बारे में बताया जाता है, इंडियंस में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर से लेकर अभी जो वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर आपके हैं मोदी जी तक पूरा हिस्ट्री समझाया जाता है। डीप में किसी चीज़ के बारे में बताया जाए तो समय ज़्यादा लगेगा, और उसी चीज़ को यदि शॉर्ट में बताते जाइएगा तो ही आपका क्या हो जाएगा, लाइक समरी हो जाएगा। लेकिन बताने में ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में नहीं आया। आपको लिखने में ऐसा गलती नहीं करना है जो कि गलत आपका हो जाए। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। पहला तरीका ये है आपका समरी लिखने का, आप घर पे इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हम ठीक है, इसके अलावा आप ऐसे भी समरी लिख सकते हैं। देखिए, बिहार बोर्ड 2016 में आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आया था, ठीक है, क्या 16 में ही आया था ना, 2020 के परीक्षा में भी आया था। 21 वाला में भारत इजमाई होमा गया था, और 22 वाले परीक्षा में पिंच ऑफ विष्णु पूछ दिया गया था। ऐसे करते रहता है वो, समझ में आ रहा है ना, मतलब 3 ऑप्शन में से वही ऑप्शन था। देखिए, तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दिस एसे, इस एसे में, इस निबंध में, इस एसे क्यों बोला गया यहाँ पर, क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वो एक एसे है। वो एक क्या है, वो एक एसे है। जैसे कोई स्टोरी होता है, कोई एसे होता है ना, तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, एसे है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जाएगा, अभी करवाएंगे तो। In this essay, Mahatma Gandhi, the father of nation, has thrown light on the main features of India, civilization and culture. देखिए तो कितना बेटर तरीके से लिखा गया इस चीज को। इस ऐसे में महात्मा गांधी जो है, मतलब महात्मा गांधी जो कि फादर ऑफ नेशन है, भारत के राष्ट्र पिता है, और इनके द्वारा इस चीज पर लाइट किया गया है, फीचर ऑफ इंडिया का, इंडिया के विशेषताओं पर फीचर्स, मतलब उस पर लाइटेड किया गया है। किस पर, सिविलाइजेशन एंड कल्चर पे। ही फाइंड इंडियन सिविलाइजेशन सुपीरियर टू बी द यूरोपियन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन। कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन को फाइंड्स किया गया है, ढूंढा गया है, खोजा गया और देखा गया है कि यूरोपियन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन से क्या है, सुपीरियर है, यानी कि उससे बेहतर है। समझ में आ रहा है ना, बस वही चीज को आप एक्सप्रेस कर देना है, उसी चीज को बताया जा रहा है यहाँ पर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। 2 विकल्प है, एक ये विकल्प है कि आप इसको याद कर लीजिएगा सर, एक वो विकल्प है जो आप खुद, हम आपको सिखाएं कि आप कैसे समरी बना सकते हैं किसी भी टॉपिक का। तीसरा वो विकल्प है कि आप खुद अपने ग्रामर और मतलब कि वर्ड पावर के हिसाब से आप खुद ही किसी स्टोरी को आप लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, खुद ही किसी स्टोरी को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अरे कुछ नहीं करना है भाई, उठाओ सीधे, हाँ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखेंगे। इन दिस एसे लिखिए, इन दिस एसे द ऑथर ऑफ से अबाउट द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर सुपीरियर फ्रॉम द यूरोपियन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। कुछ जरूरी नहीं है कि यही लिखेंगे, हम उसको बदल भी सकते हैं अपने हिसाब से। महात्मा गांधी के बारे में 2 लाइन चला दिए, फिर उसको वहां से स्टार्ट कर दिए बस। क्वेश्चन आंसर की बात कही किया जाए कि अभी तक इस एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, मतलब कि जो भी क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन में आपको हम सबसे पहले देखिए, ये सब क्वेश्चन आपके बुक में मिलेंगे जो अभी तक कभी नहीं पूछा गया है, ये भी नहीं पूछा गया है। एक क्वेश्चन यहाँ पर 2019 में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन आपका क्या था यहाँ पर, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर डिस्कस अस फ्रॉम द लग्जरियस एंड प्रीशियस, डिड दे डू द राइट और रॉन्ग, मतलब राइट थिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे 2019 में पूछा गया था। उसके बाद ये भी क्वेश्चन कभी आपसे पूछा नहीं गया। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि व्हाट इज सिविलाइजेशन इज द रियल सेंस ऑफ द टर्म। ये क्वेश्चन आपको 2018 और 20 के परीक्षाओं में पूछा गया था कि जो सिविलाइजेशन एंड कल्चर होता है उसका रियल सेंस क्या होता है, उसका रियल टर्म क्या होता है। 2021 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ डज महात्मा गांधी वेंट हिज कंट्रीमैन
टू डील विद द मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन के साथ महात्मा गांधी कैसे डील करते हैं अपने कंट्री को, मतलब कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने कंट्री के बारे में। ये सारा जो क्वेश्चंस है ये आपका एग्जाम में अभी तक आया है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आया है, द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड द फ्लोवेड देयर द एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। ये 2020 में आपसे पूछा गया ये प्रश्न है। बस इस चैप्टर से यही गिन के जो प्रश्न है वो आए थे। अच्छा, तो क्या हमें ये सब प्रश्न जो है नोट्स के हिसाब से क्या हमें याद करना पड़ेगा? जी सर, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रिसर्च करके ये सारा क्वेश्चन ढूंढा गया है कि ये क्वेश्चन आपको फ्यूचर में आ सकता है किसी भी एग्जाम में। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको 2019 में पूछ दिया गया था, हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि व्हाई इज ही थैंकफुल ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी क्यों मॉडर्न सिविलाइजेशन को थैंकफुल बोले हैं? क्योंकि उन्होंने उनसे भी कुछ सीखा है, हम भी सीखे हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन से। बहुत सारे विदेशी किताबें होती हैं, अंग्रेजों द्वारा लिखा हुआ किताब है, आपका इंग्लिश का ही बहुत सारा चैप्टर मिलता है जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। तो ही इज थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर द टीचिंग हिम, क्योंकि उससे भी वो क्या सीखे हैं डिस्कार्ड एट द एनी कॉस्ट। हर कीमत पर हमें क्या करना चाहिए, इसको डिस्कार्ड करना चाहिए। यानी कि ये पूरा सीखे हुआ है, पूरा वो मॉडर्न सिविलाइजेशन से महात्मा गांधी सीखे हैं। आज सीखने के बाद भी बोलते हैं ना कि मैं मिला जुला कर एक ही बात कहूँगा कि डिस्कार्ड एट द एनी कॉस्ट, हर कीमत पर इसे त्याग देना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो क्वेश्चन आप छोड़ना नहीं है आपको, ये सारा चीज़, हालांकि आपको नोट्स में सारा चीज़ मिल जाएगा। एक काम कीजिए, सबके पास किताब है क्या? अभी किताब है? नहीं है? अरे है कि नहीं है? कितना लोगों के पास किताब है? हाथ उठाइए तो। इतना लोगों के पास तो किताब है, कम है। जो नहीं है वही हाथ उठाया है। अच्छा, कोई हाँ, एक समरी लिखिएगा अपने से। हाँ, चाहे छोड़िए, मत लिखिए। घर से एक समरी जिसके पास किताब है वो खुद से एक प्रयत्न करेगा अपने से समरी लिखने के लिए। ठीक है, अपने से पहले एक बार आप अपने से लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि कैसे लिखना है समरी, कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। हो जाएगा? ठीक है, हाँ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर। ठीक है ना? क्योंकि देखिए, अच्छा स्कूल आपका बहुत सारा है, जैसे मिशन स्कूल एक बहुत बढ़िया स्कूल है। उसमें कोई भी क्वेश्चन आंसर कराने से पहले एक दिन के लिए क्या किया जाता है, बच्चों को कहा जाता है कि आप ये खुद लिख कर लाइए। इससे आपको थोड़ा सेंस चेक हो जाए कि आप उससे समझे क्या है, आप उसके बारे में जानते क्या है। ठीक है, आपको तरीका भी पता है, आप किताब से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका तरीका सही रहना चाहिए। चलिए, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आवर फोर फादर डिड नॉट द इवेंट मशीन बिकॉज डैश। कहते हैं कि मतलब कि हमारे जो फोर फादर है, आवर फोर फादर यानी हमारे पूर्वज जो हैं, वो क्यों ऐसा नहीं कहते हैं कि इवेंट मशीन बिकॉज, मतलब कि मशीन के बारे में जानते थे हम लोग। सही विकल्प इसमें क्या है? पहला ऑप्शन है कि दे वुड हैव द मेड अस लेजी, वो हमें लेजी बना सकता है ना। और दूसरा ऑप्शन, हाँ, दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि देज हैव मेड अस स्मार्ट, वो हमें स्मार्ट बना सकता है। तीसरा है कि देज हैव मेड अस प्राइड, वो हमें घमंडी बना सकता है। कहाँ पट गई इसमें? घमंडी बना सकता है। और चौथा ऑप्शन है देज वुड हैव मेड अस एज, ये दोनों एक ही हो गया है। समझ में आ रहा है ना? सही विकल्प क्या होगा? सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, सिविलाइजेशन स्टेट ऑफ डेवलपमेंट किस चीज का डेवलपमेंट करता है? एनिमल का, बर्ड का, नॉन लिविंग थिंग का या पीपल का? सही जवाब है लोगों का। कोई भी सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है तो लोगों का विकास करेगा, जानवर और पक्षियों का तो विकास करेगा नहीं। दूसरा विकल्प है। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है गिवन इज एसोसिएटेड विद डैश, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली या फ्रांस। गिवन जो है, गिवन एसोसिएटेड किसको करता है? तो गिवन एसोसिएटेड जो करता है
वो सही जवाब इसमें आ जाएगा ना, फ्रांस होगा। सही जवाब क्या होगा? फ्रांस। और डैश वेयर हाँ इटली, क्योंकि इटली का, हाँ इटली का ही वर्णन किया गया था, सॉरी, रोम को इटली नो कहा जाता है, फ्रांस नहीं, ठीक है। डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट जो रूलर था वो कहाँ का था? वो फरहोस का था। फरहोस के जो रूलर है उसको क्या कहा जाता है? इजिप्ट। हाँ अच्छा गया। लाइट कट गया क्या? नहीं, पूरा चैप्टर खत्म कहाँ हुआ है? समरी और ऑब्जेक्टिव के उसके अथी कर रहे हैं, करवा देंगे उसमें से। आ गया लाइट। चलिए, पांचवा का सही ऑप्शन क्या था हम लोग का? इजिप्ट था। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग किसका है? इंडियन सिविलाइजेशन का, मॉडर्न सिविलाइजेशन का। सही जवाब आपका क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन का, क्योंकि हम भारतीय जो होते हैं वो सिंपल लिविंग, एकदम हम सिंपल जीवन जीते हैं, लेकिन हम अपने पास क्या रखते हैं? अपने पास हम हाई थिंकिंग रखते हैं। बिल्कुल सही है। हाँ, द वैल्यू ऑफ डैश आर द ग्लिटरिंग इवेंट टूडे। इंडियन सिविलाइजेशन, रोम सिविलाइजेशन, कौन सा सही ऑप्शन होगा? रोम सिविलाइजेशन, क्योंकि वैल्यू ऑफ जो रोम सिविलाइजेशन का जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? यहाँ पर ग्लिटरिंग हो रहा है, आज के समय में गिर रहा है उसका, क्योंकि इटालियन सिविलाइजेशन हो चुका है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, प्लान लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ डैश। वेस्टर्न फिलोसफर कहता है ना, ईस्टर्न वेस्टर्न, तो वेस्टर्न सही हम लोग का, वेस्टर्न होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन डैश। एटिक सिविलाइजेशन के बारे में क्या बताया गया था? एटिक सिविलाइजेशन कौन सा था? ग्रीस था, इटली था, स्पेन था, या हम लोग का पोर्टुगल था? सही ऑप्शन क्या है इसमें? एटिक सिविलाइजेशन, ग्रीस सही जवाब होगा बच्चा, क्योंकि ग्रीस को ही कहा जाता है एटिक सिविलाइजेशन। और रोम वाला आएगा तो इटली मारना है, और एगो इजिप्ट वाला आएगा तो किसको मारना है? फरहोस को मार देना है, ठीक है। आई एम नो हाटर। हाटर का मतलब होता है नफरत। मैं नफरत नहीं करता हूं ऑफ द डैश महात्मा गांधी फॉर आई। महात्मा गांधी किसके बारे में बोलते हैं कि मैं नफरत नहीं करता हूं? ईस्ट, साउथ, नॉर्थ या वेस्ट? मैं नफरत नहीं करता हूं ईस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से या वेस्ट से? तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का इसमें वेस्ट, ठीक है। द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश, रेस्टलेस बर्ड पढ़ाया गया था, रेस्टलेस बर्ड हो गया। 12 नंबर है हम लोग का, द सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, ठीक है ना। सोल एम ऑफ आवर डैश, ऋषि, फ्रीडम फाइटर, साइंटिस्ट या इंजीनियर? तो इसमें से कोई मिलता जुलता ऑप्शन मिल रहा है जो पढ़े हो इसमें चैप्टर में? ऋषि। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऋषि हो जाएगा।
माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है? एम गांधी, महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है बुआ। हालांकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाला। देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर। स्पिरिचुअल लीडर कौन है? आध्यात्मिक नेता कौन है? महात्मा गांधी है, बाकी कोई है? नहीं है। अच्छा ये बताइए तो इनमें से भारत के सबसे फर्स्ट क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट कौन है? चलिए फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद है सबको ना? चलो कोई बात नहीं। हाँ 15 नंबर पे चले, डैश इज नॉन एज द फादर ऑफ द नेशन। फादर ऑफ द नेशन किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर इज नॉन एज फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आ रहा है समझ में ना? इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डैश इमोवल, मोवल, अनसिविलाइज्ड या डिजर्विफाइड। इमोवल होगा, क्या होगा? इमोवल हमारा सही ऑप्शन होगा इसमें। वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी, मैन हैप्पी ना? वेल्थ धन और मतलब कि संपत्ति, लग्जरी समझते हैं ना, सोना चांदी कार वगैरह, उसके साथ कोई भी इंसान मैन जो होगा वो खुश नहीं रह पाएगा। 18 नंबर में हम लोग का है, द पीपल ऑफ यूरोप आर द इंस्पायर्ड बाई डैश एंड राइटर है ना? कट गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं है। एंड राइटर ए राइटर होगा ना या ऑथर होगा उसमें? अच्छा चलो ठीक है, उसको देख लिया जाएगा। यूरोप के बारे में कौन इंस्पायर्ड करते हैं? जर्मन और रोम्स, ब्रिटिश और रोमन, ग्रीक और रोमन। सही जवाब होगा ग्रीक और रोमन होगा इसमें, ग्रीक और रोमन सही जवाब होगा। गांधी वेंट टू चंपारण, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया अभी तक एग्जाम में। मारे एक थोड़ा स्थिर हो जाएगा, ये पढ़ता है इतिहास। 1970 नील विद्रोह में गए थे महात्मा गांधी। नील का खेती जब करवा रहा था जबरदस्ती बिहार में, तो बिहार के चंपारण जिला में, अरे बिहार का चंपारण जिला है ना, उजे गए थे 1917 में महात्मा गांधी। 20 नंबर क्वेश्चन है, डैश वाज डैड अगेंस्ट बिहाइंड ब्लाइंड इमेजिनेशन ऑफ वेस्ट सिविलाइजेशन। गांधी जी, सही विकल्प क्या है इसमें? गांधी जी, क्योंकि सब के बारे में कौन बता रहे हैं भाई? गांधी जी बता रहे हैं, पटेल अम्बेडकर तो बता नहीं रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है इसमें, थी करने में खींच कट गया इधर का ना थोड़ा सा। अच्छा कोई बात नहीं, मैनेज करना पड़ेगा लेकिन उसको। द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग हिंदुस्म यानी हिंदुस्तान दैट हैज द केप्ट इट द लिव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सही जवाब क्या होगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, क्योंकि इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, दूसरे चैप्टर का तो पूछेगा नहीं, हालांकि पूछ देता है लेकिन यहाँ पर सेंस यही इसी के जा रहा है हम लोग का। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट केप्ट इट लिव अप टिल नाउ इज फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। 23 नंबर है, डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। ए स्मॉल विलेज के साथ कौन लोग सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे? आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर द सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, पढ़े थे ना? गुजराती जो होते हैं क्या करते हैं? गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण रखते हैं। बैड कंडक्ट मत मार दीजिएगा। सिविलाइजेशन इज दैट मेड ऑफ कंडक्ट which point out to man the path of duty। सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन से चैप्टर में, हमें कौन से चैप्टर में मिलता है जिसमें हम लोग पथ ऑफ ड्यूटी के बारे में समझते हैं, अपने कर्तव्यों के बारे में समझते हैं? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में। देखिए 26 आपका, सम ऑफ द इमीडिएट एंड द ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशनल आर टू मोडरिंग टू रेसिस्ट इज ए फॉर्म फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका आंसर भी दे दिया गया है यहाँ पर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर।
समझ में आया सबको? ऑब्जेक्टिव और है सर, और भी ऑब्जेक्टिव है, अभी फिलहाल में अभी छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव चलेगा। समझ में आ रहा है ना? हम लोगों ने 26 ऑब्जेक्टिव किया। क्या कोई ऑब्जेक्टिव में लगा परेशानी? कोई भी परेशानी? कौन परेशानी नहीं है? कोई परेशानी है इसमें? कोई परेशानी नहीं है। चैप्टर क्या कह रहा था? चैप्टर में कितना पैराग्राफ पढ़ाए थे उसमें? अरे भाई 24 कहाँ पढ़ाए थे? 8 को पैराग्राफ पढ़ाए हैं, कह रहा है 24 को पढ़ाए हैं। 24 को तुमको हम पढ़ाए हैं? हाँ 24 को पढ़ाए हैं इसको? हो चलिए देखिए 9 नंबर, बिना पैराग्राफ पढ़ाए हुए हम आपको ऑब्जेक्टिव करवाएं। कुछ फील हुआ? क्या फील हुआ सर? फील ये हुआ कि बिना मतलब कि आप केवल 8-9 पैराग्राफ ही पढ़ाए थे, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन को हम टिक कर दिए। सारे क्वेश्चन को क्या कर दिए? टिक कर दिए। इसका मतलब ये है कि आपको चैप्टर बढ़िया से समझ में आया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि चैप्टर अच्छा से समझ में आ रहा है, तभी तो उसको हम टिक कर रहे हैं। एग्जाम में भी मार देंगे खटाखट एकदम, है कि नहीं? अभी तो पहला दूसरा दिन चल ही रहा है, अभी तो रिवीजन पूरा बाकी है, पूरा साल भर अभी बाकी है। देखो यहाँ पर 9 पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि द इंडियन सिविलाइजेशन एज द डिस्क्राइब बाय मी, भारत की जो सभ्यता है वो क्या कर रही है? वो मुझे डिस्क्राइब कर रही है। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? हाँ क्या कर? उल्लेख होता है जी, ठीक है। डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन, अच्छा ठीक है। हैज बीन, देखिए यहाँ पर हैज बीन सो द डिस्क्राइब बाय इट्स द वर्ट्रीज इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन सिविलाइजेशन के जैसा कोई भाग पूरे विश्व में कहीं नहीं है। एंड द अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल द मीन्स द अटेंड परफेक्शन। भारत की जो सभ्यता है और जो संस्कृति है वो संसार में सबसे क्या है? सबसे अलग है, और संपूर्ण संसार इसमें पूरा सम्मिलित है एक तरीके से देखा जाए तो। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू द ठीक है ना एलिवेट द मोरल बीइंग दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू द प्रोपोगेट इमोरलिटी। ठीक है, भारत की सभ्यता जो है और भारत की जो संस्कृति है वो मोरल बीइंग को यानी कि नैतिकता को सिखाती है। किसको सिखाती है? नैतिकता को सिखाती है। देखो महात्मा गांधी और के टाइम पे लिखे हैं सब, नैतिकता को सिखाती है ना। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि द लेटर इज ए गॉडलेस, द फॉर्मर इज ए बेस्ड ऑन ए बिहाफ इन ए गॉड। मॉडर्न सिविलाइजेशन जो होता है वो गॉडलेस सिविलाइजेशन होता है, भगवानहीन होता है, और इंडियन सिविलाइजेशन जो होता है वो गॉड सिविलाइजेशन होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? गॉड सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि हम देवताओं पर विश्वास करते हैं, और गॉडलेस का मतलब होता है कि हम नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये देखते हो कोरोना होता है तो कोरोना में एक लड्डू चढ़ा कर सब आ जाती है। हाँ ये पूजा पाठ चाहे ये सब चीज इतना स्तर तक बढ़ा हुआ है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग it behaves every lovers of the Indian to the cling in the old Indian civilization even as the child clings to the mother breast। जैसे अपने कोई माँ जो होती है अपने बच्चे को छाती से लगा के रखती है, ठीक उसी प्रकार भारत की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, तो हम भारतीयों को कैसे रखते हैं? एकदम हम अपनी माँ की तरह मानते हैं पूरे भारत को और इसकी सभ्यता और सिविलाइजेशन को। देखिए यहाँ पर 10 नंबर पैराग्राफ है। आई एम नो हार्टर, यही आया था क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले ऑब्जेक्टिव में। आई एम नो हार्टर ऑफ द वेस्ट, मैं ऐसा नहीं है कि मैं वेस्ट के साथ, और सही विकल्प भी हम लोग मारे थे उसमें, वेस्ट जाकर मारे थे नहीं मारे थे? आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, हम वेस्ट के साथ यानी पश्चिमी के साथ हम लोग घृणा नहीं करते हैं। हेटर का मतलब क्या होता है? घृणा करना। आई एम थैंकफुल to the west for many a thing I have learning from the western literature। मैंने बहुत सारे वेस्टर्न लिटरेचर यानी कि इंग्लिश किताब, इंग्लिश राइटर जो होते हैं जो पश्चिमी हैं, पश्चिमी देशों से हैं, उनसे हम बहुत सारे लिटरेचर भी पढ़े हैं। लिटरेचर समझते हैं क्या होता है? जो आप पढ़ रहे हैं इसको लिटरेचर ही कहते हैं किसी कहानी को।
कहाँ गया, बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन मैं मॉडर्न सिविलाइजेशन को थैंकफुल बोलता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं, है ना, फॉर टीचिंग मी, मुझे सिखाने के लिए, दैट इफ आई वॉन्ट इंडियन टू राइज टू इट्स द फुलेस्ट हाइगर, क्योंकि वो मुझे हाइगर मतलब ऊंची सोच दिया, बढ़िया उसने क्या दिया, समझने का चाहे सोचने का बुद्धि दिया उसको। आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रैंकली दैट, जो उसके देश में जो कंट्रीमैन होते हैं, जो लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, वो फ्रैंकली होते हैं। माई कंट्री यानी मेरे देश के जो लोग होते हैं वो फ्रैंकली होते हैं। आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन, और उनको क्या है, उनको ईयर्स ऑफ ईयर्स मॉडर्न सिविलाइजेशन का क्या है, उनको एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है कि नहीं है? अरे भाई ब्रिटिश लोग 150 वर्ष तक गुलाम बना कर रखा था भारत को, एक्सपीरियंस तो रहबे करेगा मॉडर्न सिविलाइजेशन कैसा है कैसा नहीं, अंग्रेज कैसा जीवन जीते हैं। I have learned one lesson from it, and that is that we must soon it all the cost, और मैं ये सब जानता हूँ, सब समझता हूँ, और सब कहने के बाद भी मैं यही कहता हूँ कि हर कीमत पर इसका क्या करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। सर हर कीमत पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर सुन वर्ड है और वहाँ पर डिस्क्राइब कुछ करके वर्ड था, डिस्कार्ड करके वर्ड था वहां पर। डिस्कार्ड का मतलब ये होता है त्याग करना, और यहाँ पर सुन का मतलब ये होता है त्याग करना, यानी हर कीमत पर, कोस्ट, हर कीमत पर, कोस्ट का मतलब लागत या कीमत होता है, डिक्शनरी में सर्च कीजिएगा तो हर कीमत पर इसका हम त्याग कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, फ्रैंकली का मतलब होता है जैसे हम तुमसे एकदम फ्रैंकली हम बातचीत कर रहे हैं, तुम अपने दोस्त के साथ फ्रैंकली रहते हो, किसी भी बात को खुलकर जब अपने दोस्त को बोलते हो उसको बोलते हैं फ्रैंकली। कौन रहता है ना तो मौनी मई बनल रहता है, कौन रहता है ना दिन भर हल्ला करता है, कोई रहता है ना बस फ्रैंकली रहता है, दिमाग एकदम चरफर, एकदम हंसते खेलते जीवन उसका रहता है, उसको फ्रैंकली बोलते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। आई एम, अच्छा ये हो गया ना, 11 नंबर देखिए होगा। 11 नंबर में कह रहा है कि व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, पश्चिमी सभ्यता या सॉरी आधुनिक सभ्यता क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है। इट इज द वर्शिप ऑफ द मेटेरियल्स, मटेरियल्स का मतलब होता है, मटेरियल समझते हैं, मटेरियल्स का मतलब होता है धातु। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्लड, इट इज द अनअडल्ट्रेड, और यहाँ पर है मेटेरियलिज्म। मेटेरियलिज्म अनअडल्ट्रेशन का मतलब होता है भौतिकवादी, भौतिकवादी, और मेटेरियलिज्म का मतलब वही जो यहाँ पर धातु या भौतिकवादी, जो भौतिक या टेक्निकल चीजों पर विश्वास करते हैं लोग। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट द एवरी स्टेप्स ऑफ द ट्रिम्प ऑफ द मटेरियल सिविलाइजेशन। और हम इस चीज को मतलब थिंकिंग ऐसा है ऐसा नहीं है, लेकिन हम इस चीज को नहीं मानते हैं, भौतिकवादी हम लोग नहीं है। हम लोग ये नहीं है कि मशीन पर डिपेंडेंट है, मशीन रहेगा तबे खाना बनेगा, है ना, मशीन नहीं रहेगा तो लकड़ी को चूल्हा जल के बना लेगी सब, है कि नहीं। पूर्ण रूप से हम लोग मशीन पर डिपेंडेंट है, मशीन पर डिपेंडेंट सर हम लोग पूर्ण रूप से नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर पैराग्राफ देखते हैं। कह रहा है कि इट इज परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट द अनलेस टू वेट द मेरिट्स ऑफ टू द सिविलाइजेशन it like that the western has the evolved a civilization situated to climate and the surrounding, and similarly we have the civilization situated to our condition, कहाँ का घूम रही है condition, and both and goods in their on the respective saviors, ठीक है ना। हाँ, कहते हैं यहाँ पर कि मैं यहाँ पर दोनों शब्दों में देखूं और तोल मोल के ये मतलब बोलूं तो अनावश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मॉडर्न सिविलाइजेशन का बाइकाट करें, ऐसा नहीं है कि आप इंडियन सिविलाइजेशन को एक्सेप्ट करें, है ना। सब बातों को घुमा कर बोला जाए तो हो सकता है कि उनका जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट का मतलब समझते हैं ना, पर्यावरण, वातावरण जो नेचर होता है, हो सकता है कि उनका थोड़ा सा सराउंडिंग हो यानी अलग हो, इन द सिमिलरली या हमसे मिलता हो। हमारे पास थोड़ा हो सकता है सिमिलरली हो, उनके पास हो सकता है थोड़ा सराउंडिंग हो, घूम फिर के हो। कहने का मतलब है कि अपने जलवायु, अपने वातावरण के अनुसार भी हो सकता है कि उन्होंने अपना सभ्यता ऐसा बना लिया हो सकता है, नहीं हो सकता है।
वो लोगों का जीने खाने का सारा तरीका अलग है, हमारे देश में और उनके देश में भी अलग है, मिट्टी भी दोनों देश का अलग अलग है कि नहीं है? सारा चीज़, सारा माहौल अलग अलग है वहाँ पर। सालों भर बर्फ गिरता है, यहाँ सालों भर बर्फ गिरता है? नहीं गिरता है। दक्षिण अफ्रीका में जाइएगा तो सालों भर गर्मी रहता है उस जगह, इसीलिए उन्हें का सब काला काला होता है। देखें ना, सब पूरा करिया करिया होता है। एक चैप्टर पढ़ाएंगे लेसन 4, मार्टिन लूथर किंग, आई हैव ए ड्रीम। अमेरिकन ऑथर हैं, महात्मा गांधी के फैन भी हैं वो। तो वो एकदम सब काला काला दक्षिण अफ्रीका रहता है, एकदम काला काला। काहे काला काला रहता है? धूप की वजह से, धूप ज़्यादा उनके पास पड़ता है, तो उनका नेचर वैसा है, उनका क्लाइमेट वहाँ का वैसा है। हमारे इंडिया में क्या है, भारत एक ऐसा देश है जिसमें कई प्रकार के, मतलब कि यदि इंग्लिश में कहा जाए तो 5 प्रकार के, हिंदी में कहा जाए तो 6 प्रकार के सीजन मिल जाता है। हिंदी में 6 को सीजन हो जाता है, और उसी को अलग किया गया है। और उसके हिसाब से कौन हो गया, इंग्लिश के हिसाब से 5 सीजन हम लोग के पास मिल जाता है। बहुत सारे देश में 5 सीजन देखने के लिए नहीं मिलता है। आपको देखिए क्या क्या मिल रहा है, ढेर जगह बरसात मिलेगा, ठंडा मिलेगा, ढेर जगह गर्मी मिलेगा, बरसात मिलेगा। हम लोग के पास ठंडा भी मिल जाता है, बरसात तो मिल जाता है। सुनहरा मौसम, सिर पंचमी आ रहा है, योग मौसम है, बसंत इसको कहा जाता है। आ रहे समय में बसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो हर तरह का मौसम हमारे इंडिया में 5 तरह के मौसम आते हैं। एगो एटम आता है, अंधड़ आता है, वो पतझड़ बोलो। तो हो सकता है कि इनका जो क्लाइमेट हो वो अलग अलग हो, इसलिए हम इसके बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। कौन कहते हैं ऐसा? एम गांधी कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं। महात्मा गांधी ऐसा क्यों लिखे हैं लेसन? इनके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि भारत के सिविलाइजेशन एंड कल्चर को दिखाना चाहते हैं। लोग अंग्रेजों के साथ रहते रहते इंडिया में, जब ब्रिटिश लोग गुलाम बना कर रखा था, 16वीं शताब्दी में कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी डाला। 15 अगस्त 1947 में, 1947 में जब भारत को छोड़कर गया था वो लोग, तो इतना दिन गुलाम बना कर रखा ना जी। सब यहाँ का इंसान ये समझ रहा था ना कि लोग का रूल कानून ठीक है, कौन नफरत कर रहा है, कौन कुछ कर रहा है। तो महात्मा गांधी समझाए हैं कि लोग का सिविलाइजेशन अलग है, हम लोग का सिविलाइजेशन क्या है, अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोट पैंट टाई वो सब वही लोग का सिविलाइजेशन है। जितना हम लोग जीन्स देख रहे हो ये सब इंडियन सिविलाइजेशन थोड़े ना है, ये सब ब्रिटिश सिविलाइजेशन है, अमेरिकन सिविलाइजेशन है, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन। एक वर्ड में बोलिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन। हम लोग का धोती कमीज है, कुर्ता है, बनियान है, पगड़ी है, ये सब हम लोग का सिविलाइजेशन है। चश्मा तो चलेगा, चश्मा तो मान लीजिए एक रहेगा, वो सब तो चल पे करेगा। आज के समय में हम लोग भी मिलावटी चला रहे हैं, मोबाइल फोन इक्वल वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। हाँ चलिए बाबू, आप देखिए आगे देखिए, इसमें ये हो गया ऊपर वाला। चलिए 13 नंबर है, कह रहे हैं यहाँ पर कि ठीक है ना, द डिस्क्रेसिंग characteristic of the modern civilization is and the indefinite, ठीक है ना, indefinite multiplicity of a human wants। यदि हम लोग यहाँ पर वेस्टर्न सिविलाइजेशन या मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात करें, उसके हम लोग करेक्टरिस्टिक यानी विशेषताओं की बात करें, तो वो देखिएगा कि बहुत सारे ह्यूमन वांट्स में, यानी कि मानव की आवश्यकताओं में विभिन्न प्रकार से वो मैच करते हैं, है ना, कई प्रकार से ह्यूमन वांट्स को दर्शाते हैं। द करेक्टरिस्ट एंड द एंशियंट सिविलाइजेशन, एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन सभ्यता जो है, इज एंड द इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन, एंड द अपॉन का उपयोग देखिए यहाँ पर के ऊपर के लिए किया गया है, सेंस में थोपा गया है। एंड ए स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ देज बॉन्ड्स, और कहते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर सभ्यता आपका है, एंशियंट सिविलाइजेशन जो थी, एक प्राचीन सभ्यता थी, प्राचीन काल से एंसिस्टर के समय से, फोर फादर के समय से जो सभ्यता हम चलाए आ रहे हैं, हम उसको देखते आ रहे हैं, वही सिविलाइजेशन हम पर क्या किया गया है, थोपा गया है। वही क्या किया गया है, थोपा गया है। कोई ये थोड़ा ना कहता है कि भाई तुम ऐसे करो, तुम ऐसे जीवन जियो, शुरू से वो सिस्टम चले आ रहा है। तो होलिका दहन पहले करेंगे और उसके बाद हम लोग होली मनाएंगे, कोई मतलब कहता है? शुरू से आदमी देखते आ रहा है कि बाप दादा परदादा मनाया है, कई हजार वर्षों, कई लाख वर्षों से मनते आ रहा है, आदमी मना रहा है उस चीज को, है कि नहीं? एंड ए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हो गया। द मॉडर्न और वेस्टर्न दोनों का मतलब एक है, आधुनिक और वेस्टर्न यानी पश्चिमी, ठीक है। इंस्टेबलनेस arises really from the want of living faith in a future start as the therefore also in a divinity, ठीक है।
कहते हैं यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन, इसका मीनिंग थोड़ा देखो तो क्या उसका दिखा रहा है मीनिंग। इन एस्टैब्लिशनेस, हाँ, स्टेट ऑफ नॉट बीन सेटिस्फाइड, यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है अपने उसी वांट्स में यानी इच्छा में ठीक भी है और सेटिस्फाइड नहीं भी है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे हम लोगों का अपना एंशियंट टाइम से चला आ रहा है सिविलाइजेशन, उसमें बहुत सारा चीज अच्छा भी है खराब भी है, तो उस तरह मॉडर्न सिविलाइजेशन में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर है बिलीफ, ईस्टर्न सिविलाइजेशन एराइज फ्रॉम ए ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त में, ऑफ्टेन इन ए स्पीच ऑफ आवर सेल्फ इन ए फ्यूचर स्टेट एंड द एक्सिस्टेंस ऑफ द डिविनियन पावर। डिविनियन का पावर का मतलब होता है आंतरिक शक्ति ना, हमारे अंदर की शक्ति। ठीक है, यदि ईश्वर की उस शक्तियों पर हम विश्वास करते हैं, हम अपने सिचुएशन पर विश्वास करते हैं, परिस्थितियों पर विश्वास करते हैं, तो शायद ये चीज है। महात्मा गांधी देखिए हर चीज से तोड़ के बता रहे हैं कि हो सकता है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन पहले पैराग्राफ में हो सकता है कि उसका क्लाइमेट अलग है जिसके वजह से उन लोगों का सभ्यता ऐसा है। हो सकता है कि एंशियंट टाइम पे हम लोगों पे ऐसा थोप दिया गया है कि ऐसे पूजा पाठ करना है, ऐसे ये काम करना है, ऐसे वो काम करना है। उस प्रकार हो सकता है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन वालों पे यानी कि पश्चिमी सभ्यता वालों पर ऐसा थोप दिया गया होगा। उन लोग के पूर्वज जो होंगे उसी प्रकार के सभ्यता का सीख दिए होंगे उन लोगों को, तो वो लोग लेके चल आ रहे हैं, उसी चीज को चलाते आ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम लोगों में देखिए कोई आता है, अंकल आता है, चाचा आता है, कोई भी आदमी आता है तो हम लोग पैर छू के प्रणाम करते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं। और वो लोग क्या कहता है, हाँ, वो लोग कहता है हाय अंकल, हाय अंकल मारता है, सीधे हाय अंकल मारता है। वो भी कहता है हाय ड्यूड, ड्यूड मार देता है उसको। समझ में आ रहा है ना? एक वर्ड होता है हम लोगों में, पिताजी को हम लोग पिताजी ही कहते हैं। वो लोग क्या कहता है, पापा कहता है, पापा भी हम लोग ज्यादा बोलते हैं। फादर बोलता है फादर, हाँ, डैड बोलता है डैड। डैड को भी देखिए, अब डैड का मतलब क्या होता है? डैड का मतलब एक मरा हुआ इंसान, और उसको डैड कहता है, डैड कहता है डैड। हम लोग कहते हैं माई, तो वो लोग क्या कहता है, मॉम कहता है मॉम। मॉम का मतलब दूसरा निकलता है, अब मम्मी का मतलब भी दूसरा निकलता है। मम्मी का मतलब मिस्र में, फराहोस भाषा में, इजिप्ट में मरे हुए इंसान का जो कब्र होता है उसको तो मम्मी कहा जाता है। आ रहा है समझ में ना? यानी कुछ बना के सब लोग अपना सेट कर दिया है, समझ में आ रहा है ना? तो अलग अलग बबुआ सिविलाइजेशन है। महात्मा गांधी ऐसा समझाते हैं। आइए लड़का हल्ला मत करो। आई चैप्टर में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट होगा क्योंकि ये ऐसे है, ये निबंध है, ये कोई स्टोरी नहीं है। स्टोरी वाला जब चैप्टर पढ़िएगा ना, जैसे ए पिंच ऑफ स्नू पढ़िए, द आर्टिस्ट पढ़िए, द अर्थ पढ़िए, स्नेक पढ़िए, सोल्जर, मतलब बड़े बड़े जो कहानी पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा। कहिएगा सर एकदम अभी कहानी खत्म हो गया लेकिन मन कर रहा है और 70 मिनट पढ़िए ले, ना समझे? ऐसे जो होता है निबंध जो होता है तो निबंध जैसा ही रहेगा, वो तो स्टोरी नहीं बन सकता है। आज का क्लास यहीं तक हम लोग कर देते हैं इंग्लिश का, क्योंकि थोड़ा लेट भी थे हम। ठीक है, हाँ, कल से हम लोग 8 बजे, देखो वो लोग भी लेट था उधर पीछे में, टाइम पे बबू आया करो क्लास। ठीक है।